नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर आज अहम फैसला दिया। एसबीआई की अर्जी खारिज की और एसबीआई को निर्देश दिया कि कल शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड के सारे आंकड़े जमा करें और उसके बाद सार्वजनिक होने की प्रक्रिया को लेकर साफ साफ निर्देश दिए। और ऐसे वक्त पर जब एसबीआई ने, आपको पता होगा कि 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और एसबीआई की तरफ से कहा गया था कि 30 जून तक की तारीख मिले, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। बहुत कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, बहस के दौरान, दलील के दौरान। बाहर खबर जब आई, तालियां खूब बजी। लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ देश के लोगों को यह पता चल जाएगा कि किस कॉर्पोरेट घराने ने, किस कारोबारी ने, किस बिजनेसमैन ने कितने का चुनावी बॉन्ड खरीदा। गौर से सुनिएगा, बहुत अहम है, इसलिए 2 खास मेहमानों के साथ इस वीडियो को मैं दोबारा कर रहा हूं। कितने का बॉन्ड किस कॉर्पोरेट घराने ने खरीदा और वो जो बॉन्ड खरीदा वो किस पार्टी को दिया। तो क्या यह पता चलेगा कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा, किसने कितने का बॉन्ड किसको दिया। ये बात, इस पर गौर करने की है। किसका बॉन्ड किस पार्टी को मिला, क्या यह स्पेसिफिक पता चलेगा। अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर से तो लगता है कि कल 5 बजे एसबीआई के लिए आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि सारे डेटा आप जमा कर दे 2 अलग अलग सेट में। लेकिन उससे शायद ये पता न चले कि अगर, मैं गुजराती बार बार जिक्र करता हूं, कि अगर सूरत के किसी कारोबारी ने 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदा तो वो 100 करोड़ का बॉन्ड सूरत के उस कारोबारी को, बीजेपी को गया या नहीं। या दिल्ली के किसी कारोबारी ने 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, वो 50 करोड़ का बॉन्ड का इनकैशमेंट किसी और पार्टी ने किया या नहीं, ये पता शायद नहीं चल पाएगा। ये क्यों कह रहे हैं, बहुत अहम है। खास मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर है सुप्रिया श्रीनेत, जिन्हें आप लगातार देखते रहते हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन और जो कांग्रेस की डिजिटल और मीडिया विंग है उसकी चेयरपर्सन है। और हमारे साथ है एनके सिंह साहब, जो लगातार कानूनी पेचीदगियों के साथ अदालत के फैसलों को बहुत बारीकी से देखते हैं। और मैं दोबारा ये वीडियो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बात जा रही है वो आधी जा रही है, पूरी बात मुकम्मल तौर पर नहीं जा रही है, या उसमें कहीं बिटवीन द लाइंस है जिसको बारीकी से समझने और पढ़ने की जरूरत है। तो पहला सवाल एनके सिंह साहब आपसे ही, और वही कि क्या ये सब चीज पता चलेगा, क्योंकि अभी जो कहा गया कि 12 मार्च तक एसबीआई को अलग अलग डेटा जमा करने होंगे सेट में, फिर किस तारीख को इलेक्टोरल, फिर गौर से दर्शक सुन ले, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, किसने खरीदा, उसकी वैल्यू कितनी है, ये जमा होगा। दूसरी, राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा मिला, किस तारीख को बॉन्ड भुनाया, कितने बॉन्ड इनकैश हुए, ये पता चलेगा। लेकिन किसका बॉन्ड किसको गया ये पता नहीं चलेगा। क्यों, सिंह साहब बताएंगे कुछ लाइनें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और जिसमें बिटवीन द लाइंस मतलब यही है। उसके बाद सुप्रिया के पास। लग रहा है देश में एक अजीब सा नाटक हो रहा है और इस नाटक में हम लोग चले जा रहे हैं। ये पूरा अगर गौर से देखिए, आपने अभी जो 3 मिनट में बताया, इसमें कौन सी चीज है जो हमें पहले से नहीं मालूम थी। पॉलिटिकल पार्टीज को कितना मिला चंदा, ये बात इलेक्शन कमीशन को जाती है और ये हम सबको रोज ही आप बताते हैं कि बीजेपी को इतने % मिला, 56% मिला, फलाने को इतना। ये इलेक्शन कमीशन को जाता है, ये डिटेल पॉलिटिकल पार्टीज भेजती हैं। दूसरा, एनुअल जनरल रिपोर्ट एजीएम जब होता है तो हर पब्लिक सेक्टर कंपनी या हर कॉर्पोरेट हाउस, इवन प्राइवेट, वो सब अपने स्टॉक होल्डर्स को वो सारे बताते हैं कि हमने इतना इस तरह खर्च किया, इतना इस तरह आया, और उसमें ये पॉलिटिकल डोनेशन का भी जिक्र होता है। हमने मान लिया 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जो उनके बुक में दिखेगा, किसको गया ये नहीं दिखेगा। हाँ, वो दिख गया। तो कौन सी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना तमाशा होने के बाद किया और एक फैसला भी लिया, 5 मेंबर फैसला था, और हम लोगों ने कसीदे काढ़े कि साहब आज डेमोक्रेसी बच गई है, ये सब ने कहा, और गालिबन सुप्रिया जी ने भी कहा होगा। हम सब लोग खुश थे। जजमेंट का एक पार्ट है पैरा 219, 219, उसका बी और सी पार्ट है। मैं अभी आपको उसका पोर्शन सुनाता हूं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन बताता हूं, और आज जो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है वो बताता हूं। हकीकत ये है कि आज जो कुछ भी हुआ, इससे ये तस्दीक हो गया कि जो 1 महीने से चल रहा था, करीब 1 महीने से,
कि जजमेंट के बाद कि अब तो पता लग जाएगा। और आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कसीदे काढ़े थे और जिसके बहबूदी के लिए उसने कहा था कि साहब इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और इसके बुनियाद पे आर्टिकल 14 के बुनियाद पे राइट टू इक्वालिटी, इसके बुनियाद पे उसने जो 5 कानून में तरमीम किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसको खारिज कर दिया। जिसमें आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, उसमें कंपनीज लॉ है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट है, और उसमें बहुत सारे 2 और कानून है। उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि साहब 19(1) में जनता का अधिकार है जानना। तो क्या जानना अधिकार है? ये तो वो पहले से जानती है कि किस कॉर्पोरेट घराने ने कितना दिया। बताना तो ये है कि किस कॉर्पोरेट घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ताकि हम ये बता पाए कि उसके कितने दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था, या कांग्रेस को दिया तो उसको कि कब ईडी का छापा पड़ा उसके 15 दिन बाद, या उसने अगर दिया तो पॉलिसी चेंजेस क्या हुए विच इवेंचुअली बेनिफिटेड देम। ये पता करना था ना। इसलिए हम जनता, हम कॉमन लोग ये जानना चाहते थे कि वो जो घराना है, कोई अडानी अंबानी कोई भी हो, उसने किसको फायदा पहुंचाया, उसके फायदा पहुंचाने के 15 दिन 2 महीना पहले या 4 महीना बाद क्या पॉलिसी चेंजेस किए विच वाज डेट्रीमेंटल टू कंट्रीज ओवरऑल इंटरेस्ट, जो उसके नुकसान के लिए थे। पोर्ट अडानी को, पोर्ट आज देश के 55% पोर्ट अडानी के पास है। तो ये कब मिले थे और उसमें जो उन्होंने डोनेशन दिया था वो बीजेपी को कब, ये पता करना था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ये राज कैसे खुला, हम लोग तो 1 महीने से कह रहे हैं अब तो पता लग जाएगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल जाएगा। ये जो मोदी जी कहते घूमते हैं कि सब मैं परिवार और क्या क्या, उसकी जगह डिस्कोर्स पे ये आएगा कि कौन सी पॉलिसी आपने चेंज की थी और उसके एवज में मिला क्या था। ये डिस्कोर्स का था ना चुनाव के दौरान में। सर थोड़ा और इसके लिए आ जाते हैं, उसके बाद फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ ये उसमें आज ये राज खुला कि स्वयं सीजेआई ने जब ये कहा तब चौंक गए। जब हम सुन रहे थे, चूंकि मैं सवेरे से बैठा था और समझ मतलब कि वो एकलव्य का वो जो किस्सा है कुछ उसी तरह से मैं भी बैठा था कि देखा जाए कि भाई आज क्या होता है। और शेर बड़ा अच्छा है, गालिब के उड़ेंगे पुर्जे देखने हम भी गए पर वो तमाशा ना हुआ। तो वो जो देखने तो हम भी गए थे पर वो तमाशा नहीं हुआ। तो आप उसमें देखिए, तो आज उन्होंने कहा क्या इन रेस्पॉन्स, जब साल्वे बोल रहे थे कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है पार्ट बी देने में, जिसमें कि आप कॉर्पोरेट हाउसेस से या जो बांड खरीदे उससे चाहते हैं कि वो बताए कि कितना है, उसका डेट क्या है, उसका डिनोमिनेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो दे देंगे, मेरे पास है 3 हफ्ते में कहिए हम वो दे देंगे। हालांकि फिर भी उन्होंने 3 हफ्ते लिए। मुझे ये भी पता है कि बॉन्ड्स किसने कैश कराए, ये भी अब दे देंगे। लेकिन बी और सी को कनेक्ट करना मुश्किल है। जो जजमेंट में आपने 15 फरवरी को, अब हम आपको बी और सी पढ़ के, ताकि आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए संक्षिप्त करिएगा क्योंकि सुप्रिया को जाना है कहीं सिंह साहब। अच्छा दे बस 1 मिनट पे। अब वहां पे जब हरीश साल्वे बोल रहे थे तो सीजेआई ने रोक के उनसे कहा, इन रेस्पॉन्स टू दिस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पॉइंटेड आउट that the court's direction did not require banks to conduct a matching exercise. कोर्ट तो ये बोला ही नहीं। अचानक चंद्रचूड़ ने जब ये कहा तो हम लोग चौंक गए जब उन्होंने कहा कि साहब हमने कहा कि मैचिंग कराइए, कि कॉर्पोरेट ए ने बेनिफिशियरी बी पॉलिटिकल पार्टी को कितना, ये कहा हमने कहा है कराने के लिए। तब लगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं। तो आगे उन्होंने कहा did not require the bank to conduct a matching exercise but simply to disclose the information. The Chief Justice also noted that the bank had all the necessary details as evidenced by KYC record. तो इसका मतलब अब कंफर्म हो गया कि ये कभी नहीं पता लगेगा कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस बिजनेस हाउस, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ताकि हम ये पता लगा सके कि पॉलिसी चेंजेस क्या हुए हैं। जी सही बात, सबसे अहम यही है। सुप्रिया,
आपने भी बहुत बारीकी से देखा होगा, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव सुन रहा था, लेकिन आपने ट्विटर पर इस बारीकी को मेंशन किया, जब जो जो जिक्र किया उन्होंने, एनके सिंह साहब ने, दर्शकों के लिए भी, जब उन्होंने कहा सीजेआई ने, वी हैव सिंपली डायरेक्टेड प्लेन डिस्क्लोजर, तो हम आपसे सिर्फ if you see the directions we issued, we did not ask you to do this matching exercise, मतलब ये मैच नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं दो तरीके से इसको पढ़ना चाहती हूँ। एक, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। मैं ये मानती हूं आधा भरा हुआ है। ये गोरख धंधा तो चलिए बंद हुआ, ये भी पता चलेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको एनकैश कराया। मैचिंग नहीं होगा, यहां पर आकर तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है कि लोकतंत्र में जब ये पूरा जजमेंट आया था तो ऐसा लग रहा था कि पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस वक्त कितना पैसा पाया एक डोनर के माध्यम से। क्या उसके बाद उस डोनर के खिलाफ जांच बंद हो गई? क्या उस पैसे को जबरन जांच करके लिया गया? क्या उस पैसे के बल पर नीति निर्माण हुआ? आशंका इन बातों की थी और ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो सामने आएगा। एक बहुत बड़ी राहत की सांस आज भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्योंकि अब ये नहीं पता चलेगा कि आखिर किससे पैसा मिला, कब मिला और कितना मिला, क्योंकि मैचिंग नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों का मिलान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि इससे दो चीजें साफ है। एक तो ये गोरख धंधा बंद हुआ और दूसरा कि एसबीआई जो देश को बरगलाना चाहती थी, एसबीआई जो इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, जिसके 66,000 एटीएम है, 23,000 ब्रांचेस हैं, 48 करोड़ अकाउंट है, 47 लाख से ऊपर एक दिन में आरटीजीएस करती है। वो एसबीआई ये कहकर बचना चाहती थी कि उनको वक्त और चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आज राहत की सांस ले रही होगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो अब इसमें यही हुआ ना कि राहत इसलिए हो गया क्योंकि ये एक, जो सिंह साहब ने भी इतनी बात कही, जब बिल्कुल मिलान नहीं होगा। जब फैसला आया था 15 फरवरी को, और जब कहा कि बंद करो ये बॉन्ड, ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है, ये गोपनीय इस तरह का जो चंदा है ये काला धन को बढ़ाएगा, क्विड प्रो को इसमें हो सकता है, तो ऐसा लगा कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर बीजेपी को अगर 12,000 करोड़ में सबसे अधिक चंदे मिले हैं तो वो पता चल जाएगा कि ये 200 करोड़ किसने दिए, 150 करोड़ किसने दिए, 1000 करोड़ किसने दिए। लेकिन अब ये पता नहीं चलेगा, मोटे तौर पर होगा कि ये 12,000 करोड़ इन कंपनियों ने दिए, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो इनको गए। दो चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं बताती हूं कैसे। सरकार ने खिलाफत करी, सरकारी बैंक को मोहरा बनाया गया, उसने जिस तरह से मना किया कि हम नहीं दे सकते, हम 136 दिन लेंगे और चुनाव के बाद आपको यह डेटा दे सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देश की जनता बिल्कुल समझ गई है डेटा कौन छुपाना चाहता है और क्यों छुपाना चाहता है। तमाम रिपोर्ट आई है, न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर से कहती है 30 ऐसी कंपनियां हैं जिनसे 335 करोड़ लिए गए, उनके ऊपर उस समय सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी। 23 कंपनी उसमें ऐसी है जिन्होंने कभी चुनावी चंदा ही नहीं दिया था। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो ना चाहते हुए भी हो गया, क्योंकि असली बात यह है कि 70 साल की पाई पाई का हिसाब मांगने वाले, उनकी हवा टाइट हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल देने में। तो जनता तो पूरी तरह से समझ चुकी है और मुझे लगता है ये एक अपने आप में भी बड़ी उपलब्धि है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ थी, भारतीय जनता पार्टी गोरख धंधा चला रही थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि नाम बाहर आए, और एसबीआई को मोहरा बनाकर एसबीआई का मखौल उड़ा है। इस देश का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया के 10 बड़े बैंकों में से एक, जब खड़े होकर ये कहता है कि हम ये डेटा नहीं दे सकते जो क्लिक ऑफ अ बटन पर अवेलेबल है, जो अपनी वेबसाइट से एफएक्यूज हटा रहा है, पीडीएफ हटा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के, उस एसबीआई की विश्वसनीयता को भी मिट्टी में मिलाने का जो काम किया गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो देश की जनता ने कर दिया है। उनको समझ में आ गया हो क्या रहा है। हाँ, लेकिन सुप्रिया, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। मैं थोड़ा ना इत्तेफाकी है मेरी। ये चलिए बॉन्ड बंद हो जाएगा, ये पता चल गया कि चल जाएगा कि भाई ये जो 12,000 करोड़ किस किस कंपनी ने कितने के बॉन्ड लिए, ये पता चल जाए। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो तब होता ना
जब 6,500 करोड़ बीजेपी को अगर मिले 12,000 करोड़ में, किसने दिए? कांग्रेस को मिले 1100 करोड़ या टीएमसी को मिले 1193 किसने करोड़, दिए? ये पता चलता किसने दिया, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो विस्तार से सिंह साहब ने बताया कि जब एसबीआई वक्त मांगने एसबीआई 4 तारीख को एसबीआई कोर्ट पहुंचा था, तो एसबीआई ने कहा 30 जून का वक्त दीजिए, जाहिर है चुनाव ये लोग टालना चाहते थे, और एसबीआई नहीं पहुंचाई, तो कोई भी समझेगा पीछे सरकारी मशीनरी है, सरकार है, बीजेपी है जो चाहती थी अप्रैल में गुजर जाए। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है आज कि द ग्राउंड्स ऑन विच यू सीक एडिशनल टाइम डू नॉट अकॉर्ड एट ऑल विद द डायरेक्शंस वी इशूड, मतलब जिसके लिए तुम टाइम मांग रहे थे मैच कराने के लिए 22,000 साइलो डबल, ये वो नहीं चाहिए हमें। आप सिर्फ ये दे दो कि भाई ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसने खरीदे और किसने इनकैश किए, किसने किसके किए वो नहीं। हम लोग एक अंग्रेजी में लाइन होती है, मच अडू अबाउट नथिंग। बिल्कुल, और उसका मोटा मोटा हिंदी रूपांतर यही होता है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हाँ। चल जाएगा किसने बॉन्ड खरीदे, ये तो पता ही है किस पार्टी ने के पास कितने बॉन्ड आए, ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको दिया, और ये भी नहीं पता चलेगा क्यों दिया। लेकिन और उसमें कोई क्विड प्रो को है या नहीं, उसके पीछे कोई कहानी है कि नहीं आगे या पीछे। लेकिन अजीत जी, जो 10 साल से सरकार का रवैया रहा है, 10 साल से जो नीति निर्माण रहा है, 10 साल से जो किन्हीं लोगों का भला हुआ है और बाकियों की उपेक्षा हुई है, उनको नहीं देखा गया है, नजरअंदाज की गई है इस देश की जनता। आपको लगता है क्या जनता नहीं समझती किसने पैसा दिया है? आपको लगता है जनता नहीं समझेगी कि अगर फला ग्रुप ने खरीदा है तो उनका सारा पैसा कहाँ गया है? अगर 55% ऑलमोस्ट 2/3 पैसा एक ही राजनीतिक दल को मिल रहा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि भले इस जजमेंट के बाद मिलान ना हो, ये ना पता चले किसने किसको कब कितना दिया, उसके एवज में क्या मिला, क्विड प्रो को ना पता चले, लेकिन इस जजमेंट से और उसके बाद सरकार के और सरकारी उस बैंक के रवैये से जिसमें 58% शेयर होल्डिंग केंद्र सरकार की है, ये पता चल गया कि छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। और वो जोर इसलिए लगा दिया गया क्योंकि सारी कलई खुलकर जनता के सामने आ जाती, पर वो कलई खुल चुकी है। तो एक सवाल और है उसके बाद सिंह साहब के पास, अब मान लो चुनाव नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सुप्रिया जी, आप पता नहीं आप हमें कितना जानती हैं, लेकिन मैं आपको एडमायर करता हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट करती हैं चीजों को अच्छा लगता है। मेरे जमाने में इस तरह के नहीं होते थे स्पोक्स पर्सन। ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है। अगर आप ये कह के मुतमईन हो जाएंगे कि जनता सब समझ रही है, तो कांग्रेस के लिए एक खतरनाक मुकाम होगा। हम मुतमईन बिल्कुल नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है कि मिलान होना चाहिए। मुझे बिल्कुल लगता है कि लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है कि कौन कितना किसको कब पैसा दे रहा है, उसके बेसिस पर वो अपनी वोटिंग तय करे। मुझे लगता है ये पारदर्शिता का दमन है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आज के डेवलपमेंट को देखकर मैं ये कहूंगी कि जो भी छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद भी सच पूरी तरह से उजागर हो चुका है। मैं तो बिल्कुल चाहूंगी, मुझे लगता है देश की जनता की डिमांड होगी है कि आप मिलान करिए। मुझे लगता है कि मैं आशा करती हूं कि इस देश का उच्चतम न्यायालय एट सम स्टेज ये कहेगा कि चलिए आप 6 महीने ले लीजिए, लेकिन आप बताइए कि किसको कितना पैसा मिला। मैं तो ये आशा करती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज के डेवलपमेंट को देखते हुए मैं आशा भी करती हूँ, विश्वास भी रखती हूँ कि जनता भी समझ रही है। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस पे सैंग्विन नहीं हूँ। नहीं, दिक्कत यही है कि जनता नहीं समझती है। जो मोदी समर्थक जनता हमें एजुकेट करना पड़ता है जनता को। और ये स्टाइल है, ये ब्रांड पॉलिटिक्स का है जो इस समय सत्ता पक्ष कर रहा है। ये इतना सटल है कि इसको, और क्रूड भी है, तो उसको राम मंदिर की ऊंचाई देख के जब दबा दिया जाता है। लिहाजा आपको ज्यादा अलर्ट होके ये करना पड़ेगा कि नहीं, ये गलत है। और ये हमारा डिमांड है कि आप वो आया कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए ये लिंक जो है कि किस बॉन्ड को किसने हासिल किया, एंड व्हाट वर द सब्सिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट। ये जब तक हम नहीं बता, अच्छा ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी है, अपोजिशन को तो कांस्टेंट फाइट में रहना पड़ेगा। ये काम हम करते हैं। हमसे जब भी कोई कहता है साहब हमेशा नेगेटिव होते हैं, हमने कहा हम इंट्रिंसिकली नेगेटिव है।
हमारा जॉब ही जर्नलिस्ट के रूप में जॉब ही निगेटिव होता है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। एडवर्सेरियल फॉर्मेट पे हम पॉजिटिव होते ही नहीं है। कसीदे काटने के लिए नहीं बैठे हैं कि मंदिर की ऊंचाई कितनी हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए जो लेवल ऑफ आपका एक वो होना चाहिए, रिस्पॉन्स वो ज्यादा हायर होना चाहिए, ज्यादा एसर्बिक होना चाहिए था, क्योंकि ये गलत हुआ है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपने 1901 के कसीदे काटे, तो कम से कम ये क्विड प्रो को किधर है? इसमें कम से कम आप ये दोनों को मिलान करते तो हमें वो क्विड प्रो को आदान जी। अगर आपने देखा हो जितनी हमलावर कांग्रेस पार्टी इस पर रही है, और हमने तो डंके की चोट पर कहा है कि हमारे जितने डोनर हैं उनके नाम आप पब्लिक कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यही असलियत और यही हिम्मत बीजेपी भी दिखाए। हमने हर पटल से ये कहा है। मैं प्रतिक्रिया आज के सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों पर दे रही हूं, और मैं पूरी तरह से मानती हूं कि ये गोरख धंधा बंद हुआ, इसका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन हाँ, गिलास अभी भी आधा ही भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है। लेकिन इस देश की जनता की समझदारी पर पब्लिक लाइफ में रहते हुए मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगी। और मेरा मानना है कि पिछले एक महीने के अंतराल में 15 फरवरी से आज 11 मार्च तक जो हुआ है, देश की जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। देश की जनता सब समझती है। जब आप चुनी हुई सरकारें पैसे के लोभ से गिराते हैं, जब आप पैसे के लोभ से दिन भर प्रचार करते हैं, जहां देखो वहां आपका आत्ममुक्त चेहरा नजर आता है, जब आप पैसे के बल पर लोकतंत्र का हनन करते हैं, जनता समझती है। मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को अंततोगत्वा लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किसको कब कितना पैसा मिला, ये बात सामने आए। ये गोरख धंधा बंद हुआ, ये अपने आप में भी एक बड़ा अचीवमेंट है। चलिए अब अगला ये है सुप्रिया कि अब देखो चुनाव में 5 दिन 6 दिन के बाद नोटिफिकेशन होगा शायद, लेकिन अभी स्थिति दूसरी है कि एक जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के 48 घंटे हो गए और इतना सस्पिशियस इस्तीफा है जिसके बाद 48 घंटे से ज्यादा हो गए, परसों इस्तीफा दिया, 48 घंटे हो गए लगभग होने जा रहे, इस्तीफा पब्लिक हुए 48 घंटे हो जाएंगे और सस्पिशियस इस्तीफा के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, सिंगल पैनल अब इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बच गए, और ऐसी स्थिति में फिर अगर ये कुछ आ भी गया या नहीं आया, इससे क्या लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर कोई ऐसी स्थिति लगती है, कोई संदेह पैदा होता है? मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखकर आया कि चुनाव आयुक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई करेंगे। सरकार ने जिस तरह से उसका हनन किया, उसको खत्म किया और एक कानून पारित किया कि नहीं, सिर्फ मोदी जी, उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, ये अपने आप में सवाल उठा देता है, ये सरकार की नीयत पे सवाल उठाता है। एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए फरवरी के महीने में, एक ने संदिग्ध परिस्थितियों में रिजाइन कर दिया और वो रेजिग्नेशन सीईसी को नहीं भेजा, वो होम सेक्रेटरी और राष्ट्रपति को भेजा, वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। उन्होंने मतभेद के चलते किया, क्या मतभेद थे, क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने रिजाइन किया? उनके खिलाफ भाजपा की पूरी मशीन हमलावर है, उनके ऊपर, उनके चरित्र पर, उनके रिकॉर्ड पर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो कहीं टिकते नहीं थे। अरे टिकते नहीं थे तो आपने उनको इलेक्शन कमिश्नर क्यों बना दिया था? बहुत सारी बातें खुलकर अब सामने आ रही है। आज की तारीख में जब ये देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इस देश में जरूरत है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे और चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क रहे। इस देश में एक चुनाव आयुक्त है और सरकार को चिंता नहीं है, किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है इलेक्शन का, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अब जो अपॉइंटमेंट होगा वो तो सरकार जिसको चाहेगी करेगी, क्योंकि वो मोदी जी और उनके मंत्री डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारी बातों की असलियत आनी जरूरी है। और आपने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, आपने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात करी या इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, ये सारी अलग अलग चीजें हो रही हैं। सिटिंग जज रिजाइन करता है और मोदी जी के सामने जाकर उनका हाथ ऐसे पकड़ रहा है जैसे किसी ईश्वर का हाथ उसने थाम लिया हो। उससे सवाल पूछा जाता है गांधी और गोडसे में चुनाव करने का, और जो जज, सिटिंग जज था 48 घंटे पहले तक, वो कहता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे सोचना पड़ेगा। आप देखिए ना लोकतंत्र में क्या क्या हो रहा है, जो अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं, अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करें, यही लोकतंत्र की हत्या होती है। ऐसे ही लोकतंत्र कमजोर होता है जब हम कहते हैं तो इस पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। बिग पिक्चर को देखिए तो बहुत स्थिति खतरनाक बनी हुई है।
एक सवाल है कि अगर जो अगले 4 दिन में कहा जा रहा है किसी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो सर्च कमेटी है, पैनल है, उसकी मीटिंग होगी, जिसमें सरकार ने जो नया कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर, जिस 3 मेंबर कमेटी में जिसका जिक्र भी किया है, एक प्राइम मिनिस्टर और एक उनका नॉमिनेटेड कोई कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब उनका ही आदमी जो चाहेंगे होगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते अधीर रंजन चौधरी। तो क्या आपको ऑफिशियली आप लोगों को कोई जानकारी है, चूंकि आज 11 मार्च है, अगले 3-4 दिनों में कोई बैठक होने वाली है, होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते हो सकता है सिर्फ डिसेंट नोट हो, पहले भी ऐसा होता रहा है सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन में, और ये और सरकार फिर मुझे इस मीटिंग की अभी तक जानकारी नहीं है, पर इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से पार्टी देख रही है और हमारे जो लीडर हैं अधीर रंजन जी, वो जरूर इस मीटिंग में या तो शामिल होंगे या नोट भेजेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन हम अपनी भूमिका इसमें समझते हैं और हम ये समझते हैं कि जो हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वो निष्पक्ष चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड पर, लोकतंत्र में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उसका बिल्कुल भांडाफोड़ कर रहा है। एनके सिंह साहब, अब सवाल वो भी है जो अगले 4 दिन में अजीत जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे जाना है। चलिए, आप फ्री है, बहुत धन्यवाद आप लोगों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 20-25 मिनट धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब, अब एक सवाल ये भी है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो भर्ती होनी है, अपॉइंटमेंट होना है, नियुक्ति होनी है, उस नियुक्ति की मीटिंग अगले 3 दिनों में होनी है। कुछ नाम लगातार आ रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के नाम, 3-4 नाम हमारे पास भी आए हैं जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर से, कोई रिटायर करने वाला है 1 महीने में, कोई 2 महीने में, एक महिला माफ करें आईएएस ऑफिसर, एक महिला आईएएस ऑफिसर भी है। तो अब तो सरकार अगले 4 दिन में, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, एक तो बॉन्ड की कहानी है, तो दूसरा की चुनाव आयोग की भूमिका की कहानी है कि अगले 4 दिन में आप ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को जल्दबाजी में आप अपॉइंट करो, और जिस इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की प्रक्रिया और पूरा जो प्रोसेस और समझने में के लिए भी वक्त ना हो, और 5वें-6ठे दिन के भीतर आपको चुनाव की तारीखों का ऐलान करना पड़े। ये है तो बहुत बड़ा संकट, लेकिन इस सरकार के लिए संकट तो कुछ होता नहीं है, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेती है। वरना एक ऐसे देश में जिसमें कई देश समा जाए और बड़े देश समा जाए, आप यूरोपियन कंट्रीज की छोड़ दीजिए जिसमें छोटे छोटे देश होते हैं, आप बड़े देश कई समा जाए, 95 करोड़ जहां वोटर हो उस देश में, और जहां की साइज 32 लाख किलोमीटर में ट्रूप्स का मूवमेंट होगा। ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, लिहाजा ट्रूप्स का मूवमेंट, और आपके पास ट्रूप्स है कितनी, कुल बॉर्डर्स अगर आप छोड़ दीजिए तो 5 लाख अवेलेबल नहीं होती है सेंट्रल फोर्सेस। तो आप इसे कैसे कराएंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये एक आदमी से संभव है, वो भी तब जबकि पॉलिटिकल जो आप देख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं वो कैसी हैं, किस तरह कम्युनल पैशंस बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह जाति की राजनीति हो रही है। ऐसे में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आप चाहे कि इलेक्शन, और तब जबकि हर दिन में 200-400 ऐसी फाइलें होंगी कंप्लेंट कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, और उसको इमीडिएटली आपको रोकना है। मोदी जी के स्पीचेस आप सुन लीजिए, उसमें कम्युनल भी होता है, उसमें इमोशन भी होता है, वो सारी चीजें होती है। क्या इलेक्शन कमीशन कर पाएगा? तो हकीकत यह है कि यह संभव नहीं है कि एक चुनाव करवा पाए, लेकिन सवाल यह है कि उसे चुनाव तो एक व्यक्ति के हिसाब से करवाना है। तो इलेक्शन कमीशन जो है कि इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेट लिया था, जिसमें 3 होते थे, वो डिस्कस करते थे और डिवाइड कर लेते थे अपने अपने एरिया, क्योंकि को इक्वल्स का कंसेप्ट है। जैसे कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, को इक्वल्स होते हैं। जज चीफ जस्टिस भी वही फैसला, वही एक वोट उसका भी होता है फैसले में। तो इसीलिए इसी तरह इलेक्शन कमीशन का है कि ये को इक्वल्स होते हैं, लिहाजा वो बैठ के डिस्कस करते हैं, चीजों को समझते हैं। खैर, मोदी के गवर्नेंस में ये सब चीजें अब होती कहां है, वो तो ऊपर से आप हिमाकत देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉल करता है इन लोगों को और बुलाता है कि आपको फलानी मीटिंग में आना है। ये हिमाकत आज तक स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुई थी, और वो सर झुका के कहता है। बाद में जब अखबारों में निकलता है, कुछ अखबारों में, तो वो फिर वापस होता है। तो कल जब ये हो रहा होगा, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होगी, तो होम सेक्रेटरी यहां आएगा, वरना
पीएमओ बुला लेता था, इन लोगों को बुलाने की हिमाकत करता था। तो हकीकत यह है कि आपने जो सवाल किया है, एक मेंबर से देश का इतना बड़ा चुनाव कराएंगे आप, और फिर जब फरवरी में रिटायर हुए एक इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको उसी समय ये मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए थी, कम से कम 2 आदमी तो होते। हम इसको मान लेते हैं कि अपॉइंट कर भी लिए, मैं तो ये भी करूँ अपॉइंट 3 दिन बाद कर भी लिए। अभी खबर आ रही है कि 15 मार्च को कुछ नहीं होगा, ऐलान हो जाए, तो एकदम फ्रेश चेहरे के साथ आप जा रहे हैं। जो बैकग्राउंड, जो अरुण गोयल ने इतना काम किया, इतने दिन से 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, और या जो 3 इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम होता, तो सडनली 2 नए आएंगे तो उनका एक तजुर्बा और एक अजीब जी एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी है कि अगर किसी जिले में दंगा हो गया तो भले ही एसपी पे आरोप हो, लेकिन इमीडिएटली डीएम एसपी दोनों को नहीं हटाया जाता, क्योंकि दोनों जो नए अफसर आएंगे वो नए होंगे, वो जिले को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कम से कम एक पुराना अफसर रखा, या तो डीएम रखा जाता है या एसपी रखा जाता है। और कई बार सर ये भी होता है कि उस जिले में रहा हुआ पहले के पुलिस अफसर को वापस वहां भेज दिया जाता है, वापस भेजा जाता है। तो हकीकत यह है कि आज आपके पास जो नए तो आएंगे, उनको मॉडल कोड कंडक्शन लॉ है कि लॉ का क्या या पॉलिटिकल पार्टी की सहमति है, मॉडल कोड पे इन्फोर्सिएबल है कि नहीं, अभी यही नहीं मालूम होगा। मॉडल कोड के पैरामीटर्स क्या है? आरपी एक्ट इतना बड़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि उसी को समझते समझते उसको कई दिन लग जाएंगे। तो इसको मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने कंट्री को किस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। बहरहाल इसी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड आपका ये नया विजय है, और हमें लगता है कि आज सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि मिलॉर्ड्स, अच्छा लगा जब आपने 15 तारीख को दिया था, क्योंकि आपने क्विड प्रो को पता करने की बात कही थी कि किस कॉर्पोरेट हाउस का किस पॉलिटिकल पार्टी को देने से क्या आदान प्रदान हुआ है। यही तो मिलॉर्ड्स आपने कहा था ना। तो आज ये क्या हो गया कि आज आप कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं लगेगा, ये नहीं पता लगाने को हमने कहा था। तो कहा क्या था मिलॉर्ड? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जनता को क्या जानने का अधिकार नहीं है कि कोई अडानी किसी कांग्रेस और बीजेपी को कितने पैसे दे रहा है, उसके एवज में उसको पोर्ट्स कितने मिल रहे हैं, क्या ये जनता ना जाने, वो भी इलेक्शन के टाइम में? तो सवाल में लॉर्ड से ये पूछा जाना होगा कि आपने किया क्या था इस जजमेंट में। फिर अगर हम क्विड प्रो को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, आदान प्रदान नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो इस पूरे तमाशे का क्या मतलब रहा? इस कथक डांस का कोई मतलब है? वही का वही रहा। तो हमें लगता है कि वो गालिब के उड़ेंगे पुरजे देखने हम भी गए, पर वो तमाशा ना हुआ। तो ये तो वो हुआ ही नहीं जिसके कसीदे काढ़े गए थे 15 फरवरी को कि क्विड प्रो को ये पॉलिटिका वो है, मतलब जहर है किसी भी डेमोक्रेसी में। ये सब आपने कहा था मिलॉर्ड्स, और आज ये आपने क्या इंटरजेक्शन जब किया और बीच में कहा कि नहीं, मैंने आपको कब कहा है। अब मैं आपको, आपके व्यूवर्स को, उनके बेनिफिट के लिए मैं चाहूंगा कि जो कंट्रोवर्सी में है, जो जजमेंट का वो पैरा, जरा उसको पढ़ ले। ये पार्ट बी है 219 पैरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का, और इसको हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं। कहा क्या था एसबीआई से? पार्ट बी, SBI shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date, कि 2019 के अप्रैल से 2019 के अप्रैल 12 अप्रैल से आज तक के सारे डिटेल देने होंगे आपको। आगे क्या कहा था? ECI को देने होंगे। The details shall include the date of purchase of each electoral bond. गौर कीजिएगा, date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. किस का है, 1 करोड़ का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, 5 करोड़ का है, ये भी उसमें बताना पड़ेगा। अब सी में कहते हैं SBI shall submit the details of the political party which have received contribution through electoral bonds since the interim order of this court।
अप्रैल से आज तक के लिए, SBI must disclose details of each electoral bond. जरा गौर कीजिएगा, each electoral bond encashed by political party which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond, कि कितने रुपए का था, किस डेट को इनकैश हुआ। अब इसमें प्ले क्या है जरा गौर कीजिएगा, जो आज आया है, इतने दिनों तक हम लोग या तो उसको नहीं समझे कि पेज क्या है। पेज ये है कि जो सी में कहा गया है, आज कोर्ट पे हरीश साल्वे ने SBI की तरफ से कहा कि साहब बी को सी से कनेक्ट तो नहीं करना है। कोई पूछे कि तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कि तो क्विड प्रो कैसे इस्टेब्लिश होगा, अगर दे दिया तो ये कौन सी चीज है जो पहले से नहीं पता थी सुप्रीम कोर्ट में? लॉर्ड, क्या ये पहले से नहीं पता था कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला है? चलिए बॉन्ड के रूप में दे दीजिए, लेकिन जब तक बॉन्ड नंबर ये फला को दिया गया, फला ने कैश कर, जब तक ये नहीं आप बताएंगे हाँ, तो पता क्या? सही कर एक पहलू सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये जो 12,000 करोड़ आए, ये 12,000 करोड़ में 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, जो जितने भी, या 1,000 करोड़, ये किस किस ने दिए ये पता चल जाएगा। तो ये आपको तो ऑलरेडी, अजीत जी आप तो अक्सर कहते हैं कि 56% या 6,000 इतने करोड़ बीजेपी को गया, इतना कांग्रेस, ये तो आपको मालूम ही है, आपकी जनता को भी मालूम है। टोटल सर, उसमें डोनर का नाम हम लोग को कहाँ पता है कि ये जो 12,000 करोड़ में है, इसमें डोनर कौन कौन कितने का डोनर है, ये तो नहीं पता है। नहीं, मतलब परचेजर, जो बॉन्ड परचेज किया उसका परचेजर का ना, बॉन्ड परचेजर, वो तो एजीएम की मीटिंग में ऑलरेडी आता है। अगर आप उसके शेयर होल्डर है तो देता है, वो तो पब्लिक में ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के उसमें प्रोफाइल में चले जाइएगा तो उसमें भी हर कंपनी का मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो तो कोई चीज ही नहीं है। सही आप कह रहे कि आधी चीज नहीं पता चली, बट वो भी 12,000 करोड़ कितनी कंपनी, सैकड़ों कंपनी और हजारों कंपनी, वो कौन उसके कंपनीज एक्ट में जाके पता करेगा। एक पक्ष आएगा, ये सही है, लेकिन हाँ असली चीज जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये पता चलना कि ये पैसा जो फला कंपनी ने बॉन्ड खरीदा, वो कंपनी उस बॉन्ड को इनकैशमेंट के लिए किसको दे रही, ये नहीं पता चलेगा। जो सबसे जरूरी पहलू था पता चलना, वो पता चले, इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं है। आप तो उसके अलावा हमने किसको दिया, हमने दिया तो आपने पता ताली बजा। अगर इसी पे आपका ज्ञान बढ़ता है कि भाई अंबानी ने कितने का खरीदा, तो आप खुश हो जाइए। इशू तो ये है ना कि अंबानी ने खरीदा तो दिया किसको दिया। जब तक ये नहीं पता लगेगा, और दिया तो आगे फिर अजीत जी का काम आता है, एमके सिंह का आता है कि पॉलिसीज उसके बाद की देखें, उसके 15 दिन पहले की देखें कि कैसे उन पॉलिसी चेंजेस से उसको फायदा हुआ है, तभी तो आदान प्रदान पता लगेगा। या बॉन्ड देने या बॉन्ड खरीदने के पहले या बाद में कोई ईडी ने उसका पीछा तो नहीं किया था, घेर के तो नहीं बॉन्ड, जैसे ईडी घेर कर बीजेपी तक पहुंचाती है, कहीं ईडी घेर के उसको SBI काउंटर तक तो नहीं पहुंचाई जी। चलिए, अब जो है सो है, अब देखते हैं कल शाम को 5 बजे क्या SBI डेटा देता है और उसके बाद आगे कैसे क्या पता चलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एमके सिंह साहब इस बातचीत के लिए। दर्शकों को बता दें, हमारा मकसद यही था कि पता चले कि इसमें बीच में जो बिटवीन द लाइंस है वो बहुत अहम है, और बहुत सारे लोग जो जानना चाहते होंगे वो जानकारी इससे नहीं मिलेगी। तो आधी जानकारी तो मिल जाएगी कि किस किस कंपनी ने खरीदा, लेकिन उसकी कंपनी, खरीदी हुई कंपनी का वो बॉन्ड किस पार्टी को गया, ये नहीं पता चलेगा, जो बहुत अहम जानकारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, इतनी बारीकी से समझने, पढ़ने और बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।